जय हिंद दोस्तों। लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की सीरीज को अब हम आगे बढ़ाएंगे और इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगश्री। तो दोस्तों थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। 2025 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया था और इस बार इसका 72वां संस्करण आयोजित किया गया था। फर्स्ट रनर अप रही हैं हासेट डेरेजे जो कि इथियोपिया की थी। सेकंड रनर अप रही हैं माजा क्लाजदा जो कि पोलैंड की थी और थर्ड रनर अप रही हैं ऑर्ली जोवाचिम जो कि मार्टिनिक की रही है। दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में की गई थी और दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? स्वीडन की किकी हाकनसन। भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड कौन कौन बनी है? रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1954 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश किया था। बजट की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 112 है उसमें बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 2025 का जो बजट था वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें कहा गया था कि 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो आयकर है उसमें सुधार किया गया है। तो 0 से 4 लाख तक की कमाई पर 0 टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5% और 5 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 लाख से अधिक कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। तो ये इसमें बताया गया था। इसके अलावा 2025 के बजट की और भी विशेषताएं थी। जैसे इसमें कहा गया था कि मोबाइल फ़ोन और जो इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं ये सस्ती होगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ाया जाएगा और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई थी। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा ये कहा गया था। और बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% की जाएगी। असम के नाम रूप में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा ये भी कहा गया था। 50 नए पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएंगे। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म लोन योजना शुरू की जाएगी। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे और मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होगी ये इस बजट में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग। तो कोलकाता में पूर्वी सेना का जो मुख्यालय है फोर्ट विलियम में उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। यानी अब फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा विजय दुर्ग के भीतर जो किचनर हाउस था उसका नाम बदलकर मोनेक्सा हाउस किया गया है और साउथ गेट जिसे पहले सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था उसका नाम भी बदला गया है और उसे शिवाजी गेट कर दिया गया है। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। जैसे करीमगंज जिला असम का नाम श्री भूमि किया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का नाम अजगैबी नाथ धाम। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज लद्दाख में इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अलावा कासिमपुर हाल्ट उत्तर प्रदेश का नाम जायस सिटी और जायस स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम गुरु गोरखनाथ धाम किया गया है।
तो ये हाल ही में बदले गए नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 9 फरवरी को। तो ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के बाद 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है, यानी अब 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो मैक्सिको की खाड़ी कहलाती थी उसका नाम भी बदल करके अमेरिका की खाड़ी किया गया है और अमेरिका की खाड़ी दिवस अब 9 फरवरी को मनाया जाएगा। देखिए, मैक्सिको की खाड़ी जो है इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह कैरेबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। यह खाड़ी उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरी हुई है। दोस्तों, इस खाड़ी में सिगिस्बी खाई है जो कि सबसे गहरी जगह है इसमें, और इस समुद्र में विलय होने वाली सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी, जो कि यूएसए की है। ठीक है, यहाँ पर आप अमेरिका देख पा रहे हैं, ये है मैक्सिको और ये है क्यूबा, और इसके बीच में है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे अब अमेरिका की खाड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैरेलबॉर्न क्रिकेट क्लब या एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा जय शाह। तो आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उन्हें एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। दोस्तों, अगर हम एमसीसी की बात करें तो यह क्रिकेट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना क्लब है। इसकी स्थापना 1787 में लंदन में की गई थी। इसे क्रिकेट का गढ़ माना जाता है। तो क्रिकेट के नियमों को बनाने और उन्हें लागू करने में ये अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। तो दोस्तों, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था या BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दक्षिण अफ्रीका में 7 BAPS मंदिर हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी BAPS संस्था के द्वारा बनवाया गया है, जिसका उद्घाटन 2005 में हुआ था। BAPS संस्था ने 2024 में UAE की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खोला है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया ने। तो दोस्तों, 2025 में दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप आयोजित किया गया था मलेशिया में, जिसको भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता था। इससे पहले भारत ने 2023 में इस विश्व कप का जो पहला संस्करण हुआ था उसको भी जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं भारत की गोंगाडी त्रिशा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 309 रन बनाए थे, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन रही हैं? गोंगाडी त्रिशा। दोस्तों, इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट वैष्णवी शर्मा ने हासिल किए थे, 17 विकेट। भारत की कप्तान थी निकी प्रसाद, साउथ अफ्रीका की कप्तान थी कायला रेनेके। दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, और गोंगाडी त्रिशा अंडर 19 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 110 रन बनाए थे। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में 19 वर्ष से कम आयु की जो महिला खिलाड़ी होती हैं वो हिस्सा लेती हैं। फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ था। फर्स्ट एडिशन भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित टैक्स लागू किया है? आंसर हो जाएगा UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मीठे पेय पदार्थ में जितनी अधिक चीनी होगी उतना ही अधिक टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये टैक्स व्यवस्था किसने शुरू की है? UAE ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल दोस्तों? सिल्वर मेडल। तो उन्होंने 85.01 मीटर का थ्रो फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया था, और डायमंड लीग फाइनल 2025 का आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को किस संगठन ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा नासा और IBM ने। तो दोस्तों, नासा और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी IBM ने सूर्य नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप किया है, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष मौसम को समझने
और उसका पूर्वानुमान लगाने के तरीके को बदलना। यह हर सेकंड में कई तरंग दैर्घ्य में सूर्य की तस्वीरें लेता है और सूर्य की गतिविधि का विश्लेषण करके सौर ज्वालाओं और विस्फोटों की शुरुआती संकेतों का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, केरल जो है वो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है। इसका मतलब ये है कि राज्य के लगभग हर नागरिक को बुनियादी डिजिटल कौशल आता है, जैसे स्मार्टफोन चलाना, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना, ईमेल भेजना, डिजिटल भुगतान करना। ये सभी चीज़ें आती हैं केरल राज्य के, तो इसलिए इसे भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉर्जिया को। तो दोस्तों, जॉर्जिया को आधिकारिक तौर पर WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो यह एक संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से मच्छरों से फैलता है और इसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसे संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। दोस्तों, मलेरिया की एक वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? RTS-SAS01, ठीक है। और इसकी जो दूसरी वैक्सीन है इसे R21 मैट्रिक्स M भी बोला जाता है। तो ये दो वैक्सीन है मलेरिया की, इनको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा कानपुर में। तो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कुछ समय पहले किया था। दोस्तों, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं और इसे NUPPL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया था, जैसे जवाहर ताप विद्युत परियोजना, ये एटा जिले के मलावन गांव में है। ओबरा सी ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र जिले में है और खुर्जा थर्मल पावर स्टेशन जो कि बुलंदशहर जिले में है। तो इन सभी का भी उद्घाटन कुछ समय पहले उनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर को। तो दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। दोनों ही शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं। वेटलैंड शहर का मतलब ये है कि वहाँ पर वह शहर जहाँ आर्द्रभूमि यानी दलदली जमीन हो। वेटलैंड शहरों को वेटलैंड सिटी प्रमाणन दिया जाता है। इस योजना का प्रारंभ 2015 में COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तियानजिन चाइना में इसका आयोजन किया गया था। मेजबान चाइना था और तियानजिन शहर में इसका आयोजन हुआ था 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। SCO को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चाइना में की गई थी। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य बना है। इसके मेंबर हैं चाइना, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन के लिए किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत और जापान। तो दोस्तों, चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापान ने हाल ही में समझौता किया है। चंद्रयान 5 मिशन को लूपैक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी बोला जाएगा और इसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये दोनों एजेंसियां भाग लेंगी। इसका उद्देश्य होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप 2025 के 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन जरूर कर लें। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाली ऑप्शन पर जाना है, फिर इसके बाद 12th मंथ 2025 जनवरी टू दिसंबर करंट अफेयर्स वाली सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, तो इसको ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट GK GS
स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज है। डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट आपको यहाँ पर डेली मिलता है। मॉक टेस्ट करेंट अफेयर्स के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इन सभी को जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 को हाल ही में जारी किया गया था। तो इसका उद्देश्य था राज्यों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और उनके प्रदर्शन की निगरानी करना। टॉप राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे, असम तीसरे, चौथे स्थान पर त्रिपुरा रहा है। टॉप 5 फ्रंट रनर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे, कर्नाटक तीसरे, चौथे पर तेलंगाना, 5वें स्थान पर तमिलनाडु रहा है। अचीवर श्रेणी में असम पहले, केरल दूसरे नंबर पर रहा है। कंटेंडर श्रेणी में हरियाणा पहले, पंजाब उसके बाद, फिर राजस्थान, फिर ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश रहा है। देखिए, यहाँ पर एक सूचकांक की बात हुई है, तो 2025 के जो इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं जो हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहीं पर रिवाइज करते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर, भारत को 85वां स्थान। होरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर, भारत को तीसरा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर, भारत को 115वां स्थान। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप, भारत को 71वां स्थान हासिल हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड टॉप पर, भारत को 131वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में डेनमार्क को चौथा और भारत को 10वां स्थान हासिल हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड टॉप पर, भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे टॉप पर, भारत को 151वां। और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड पहले, भारत को 118वां स्थान। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में अमेरिका टॉप, भारत को चौथा स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड टॉप पर, भारत को 41वां स्थान। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख टॉप पर, मुंबई को 106वां स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह बिहार राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो इसका लाभ क्या होगा? तो राज्य के यानी बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, 2025 में 3 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें भारत के एक NGO एजुकेट गर्ल्स को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा NGO है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। एजुकेट गर्ल्स लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना सफीना हुसैन ने की थी। फिर दूसरा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार साहिना अली को मिला है, जो कि मालदीव की हैं। यह एक पर्यावरण अधिवक्ता हैं। फिर तीसरा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2025 का फिलावियानो फ्लावी को, जो कि फिलीपींस के हैं। यह एक कैथोलिक पादरी हैं जो गरीबों और बेघरों की सेवा करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है और इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। 1958 में पहली बार ये प्रदान किया गया था। 2023 में भारत की तरफ से डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला था। 2019 में रवीश कुमार को, 2018 में भरत बाटवानी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन है? तो वो हैं विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा TCA कल्याणी। तो जो TCA कल्याणी है, ये भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी है और ये 29वें नंबर की महालेखा नियंत्रक बनी है। दोस्तों, व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करता है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा रूस। तो अभी जो
वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जो कि इसका 19वां संस्करण था। 163 देश इसमें शामिल किए गए थे। भारत की रैंक थी 115। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश था सिंगापुर। और आपको याद रखना है कि आइसलैंड टॉप पर रहा है, यानी कि सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, फिर आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड। और 5 सबसे अशांत देशों में यमन, डीआरसी, सूडान, यूक्रेन और रूस है। तो रूस 163वें नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के CEO कौन बने हैं? तो रजित पुन्हानी जो हैं वो FSSAI के CEO हाल ही में बने हैं। वह 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसने अपना काम 2011 से शुरू किया था। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पुण्य सलिला श्रीवास्तव और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ समय पहले संन्यास लिया है। भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों विक्रम। तो अभी हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत में बना पहला प्रोसेसर लॉन्च किया है, उसको पेश किया है। और इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में डेवलप किया गया है। इसका नाम है विक्रम या विक्रम 32 इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ है और 1 से 14 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था और इस बार इसका 14वां संस्करण हुआ था। इसका उद्देश्य था भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें लुइस मॉन्टेनेग्रो की पार्टी ने जीत हासिल की है। वो डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर बने हैं। दोस्तों, पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो यह यूरोप का एक देश है। लिस्बन इसकी राजधानी है। यूरो करेंसी है। यूरोपीय यूनियन का ये मेंबर बना था 1986 में। भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचा था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। तो कामिल इदरीस सूडान के PM, अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री, पोप लियो 14 जो है ये ईसाइयों के धर्म गुरु बने हैं, और निको सोरडेन रोमानिया के राष्ट्रपति, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति, मार्क कार्नी कनाडा के PM, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर, कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की PM, ड्यूरो मैकट सर्बिया के PM, लॉरेंस बोंग सिंगापुर के PM बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की 81वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी 1 से 3 जून 2025 के बीच में। इसकी मेजबानी इंडिगो एयरलाइंस ने की थी। और दोस्तों, IATA की जो वार्षिक आम बैठक है ये 42 साल पहले 1983 में भारत में आयोजित की गई थी और अब 2025 में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर है 120 से ज़्यादा और इसका उद्देश्य है ग्लोबल एविएशन पॉलिसी निर्माण में सहयोग करना। हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन भी डिस्कस करते हैं। तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 भोपाल मध्य प्रदेश, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 अजमेर और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा एनालेना बेरबॉक। तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है एनालेना बेरबॉक। तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुना गया है। वह पश्चिमी यूरोपीय समूह से पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
एना लेना बेरबॉक महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला हैं। उनका कार्यकाल सितंबर 2025 से शुरू हुआ है। दोस्तों, महासभा की अध्यक्षता हर साल अलग अलग क्षेत्रीय समूहों को दी जाती है। इस बार पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूहों को मौका मिला है, तो उसकी तरफ से एना लेना बेरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है? तो आरसीबी ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। आईपीएल 2025 जो आयोजित किया गया था, यह इसका 18वां संस्करण था। आरसीबी ने जीता था पंजाब किंग्स को हरा करके। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में। और आपको याद रखना है कि आरसीबी ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता था और विजेता को 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं कृणाल पांड्या। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। और फेयर प्ले अवार्ड सीएसके को मिला था और कैच ऑफ द सीजन कामेंदु मेंडिस को मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। दोस्तों, आईपीएल की जो स्थापना है ये 2007 में हुई थी। पहला सीजन 2008 में हुआ था और पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ठीक है, इसका जो आयोजक होता है बीसीसीआई होता है और वर्तमान में इसका जो प्रायोजक है वो टाटा ग्रुप है। सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली टीमों की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस और सीएसके है। इन दोनों ने 5-5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। साउथ कोरिया इस वर्ष का मेजबान देश था। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार 1974 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन से हुई थी, जो कि 5 से 16 जून 1972 तक चला था। ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। दोस्तों, अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, जो कि एफएल टावर से भी ऊंचा है। लंबाई है 1.31 किलोमीटर की। इसकी जो लागत आई है वो आई है 14.86 अरब रुपए की। और इसकी जो लोकेशन है वो चिनाब नदी पर है और ये जम्मू बारामूला रेलवे लिंक का एक पार्ट है। इसको बनाया किसने है? अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, VSL इंडिया और अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन साउथ कोरिया की कंपनी ने। भूकंप रोधी है ये, यानी रेक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को ये सहन कर सकता है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की हवाओं को ये झेल सकता है। और यह पुल हर मौसम में जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रायसी जिले के कौरी और बक्कल इलाकों को जोड़ता है। इस पुल की जो आयु बताई जा रही है वो 120 वर्ष बताई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा है? तो इस टेस्ट सीरीज का नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल दिया है। उसे अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कहा जाएगा। पहले इसे पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था, अब इसे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कहा जाएगा। इसका जो नाम रखा गया है यह भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, पटौदी ट्रॉफी 2007 में पूर्व क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी के सम्मान में शुरू की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का संयुक्त अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, तो हिंद महासागर में भारतीय सेना
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। तो 1 जून से 3 जून 2025 तक हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। भारत 2025 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका, इंद्र भारत रूस, प्रचंड प्रहार भारतीय सेना ने आयोजित किया था, एकेमी भारत तंजानिया, खंजर भारत किर्गिस्तान, ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना ने आयोजित किया था, वरुण भारत फ्रांस, सी ड्रैगन एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की है? तो अमेरिका ने गोल्ड कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जिन लोगों को अमेरिकी नागरिकता चाहिए उन्हें $50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो यह ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिन कांता पांडे जो हैं वो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं और दोस्तों उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। सेबी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक होता है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। पहले अध्यक्ष थे एएस दबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्धपोत भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? आंसर हो जाएगा आईएनएस गुलदार। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस गुलदार को अधिग्रहित करने और सिंधु दुर्ग जिले के नेबाती रॉक्स के पास इसे डुबोने की योजना बनाई है और यह पहल भारत की पहली कृत्रिम रीफ बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। आईएनएस गुलदार एक 83 मीटर लंबा कुंभी श्रेणी का लैंडिंग शिप है। अब इसे क्या बनाया जाएगा? जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय की बात हुई है तो पहला वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी यूपी में, मंदिर संग्रहालय अयोध्या में, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता था, तो भारत ने इसको निलंबित करने का काम किया है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और इसमें सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उसको भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। तो इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां थीं, ये पाकिस्तान को आवंटित की गई थी और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां सतलज, रावी और ब्यास ये भारत को आवंटित की गई थीं। जब ये समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म बनी है दोस्तों लापता लेडीज। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का जो समारोह था ये अहमदाबाद में हुआ था। शाहरुख खान ने इसको होस्ट किया था। लापता लेडीज को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं 13। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। इसे हिंदी सिनेमा का ऑस्कर कहा जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान और श्याम बेनेगल को मिला था। बेस्ट फिल्म रही है लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही हैं। बेस्ट फिल्म क्रिटिक रही है आई वांट टू टॉक। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक प्रतिभा रांटा रही हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 102वें नंबर पर है। तो 123 देशों में भारत 102वें नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक जो संस्था है उसने जारी किया है। भारत का स्कोर 25.8 बताया है जो कि भूख की गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें तो इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना है। अंतिम स्थान पर सोमालिया है, यानी 123वां स्थान सोमालिया को मिला है। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रवीण कुमार। ठीक है, तो प्रवीण कुमार जो हैं वो आईटीबीपी के
डीजी बने हैं। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी और ये भारत चाइना की सीमा की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे दिया गया था? मोहनलाल को। ठीक है, तो मलयालम अभिनेता है मोहनलाल विश्वनाथन, तो उन्हें ये दिया गया था। उन्हें ये अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। देविका रानी पहली विजेता थी। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 की विजेता वहीदा रहमान, 2022 के विजेता मिथुन चक्रवर्ती थे। अगला क्वेश्चन है, मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्देश्य मखाना की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना। एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। आपको याद रखना है कि एशिया कप 2025 जो आयोजित किया गया था ये T20 फॉर्मेट में हुआ था। यूएई में इसका आयोजन हुआ था। शेरू जो कि एक टाइगर था, ये इसका शुभंकर था। फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव, सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने हासिल किए थे, 7 मैचों में 17 विकेट। दोस्तों, एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एशिया कप आयोजित किया जाता है। 2025 में किन किन टीमों ने हिस्सा लिया था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, यूएई और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, जो कि राजस्थान की हैं। फर्स्ट रनर अप रही हैं तान्या शर्मा। अब जो मनिका विश्वकर्मा है ये मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत की तरफ से कौन कौन मिस यूनिवर्स बनी है? तो सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में, हरनाथ संधू 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र बत्स ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा एनसीसी, यानी एनसीसी के डीजी कौन बने हैं? बीरेंद्र बत्स बने हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो, स्लोगन जरूर याद रखिएगा, एकता और अनुशासन। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों उरुग्वे। कौन बना है? उरुग्वे। तो उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। तो गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कानून के तहत चिकित्सीय सहायता से सम्मानपूर्वक मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा नए रंग की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओलो। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस नए रंग को ओलो नाम दिया है। यह रंग नीला हरा है और इसे पहले किसी ने नहीं देखा था। वैज्ञानिकों ने आंखों में लेजर बीम डालकर इस रंग की खोज की है। उन्होंने रेटिना की विशिष्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करके यह रंग देखा है। इस रंग को देखने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह रंग नीले हरे रंग से अलग और गहरा है। इस रंग को सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए नए रंग का नाम क्या है? ओलो। ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है समर अबू एलॉफ ने। तो दोस्तों, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं समर अबू एलॉफ। तो उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है। उन्होंने गाजा में एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजौर की तस्वीर खींची थी, जिसने मार्च 2024 में गाजा सिटी में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। यह तस्वीर अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स में के लिए खींची गई थी। आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार दिया गया है इसके अंतर्गत 10,000 यूरो का नगद पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा तिमोर लेत्से। तो जो तिमोर लेत्से देश है ये आसियान का 11वां सदस्य बना है। तो अभी 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। तो इसी सम्मेलन के दौरान तिमोर लेत्से को आसियान का 11वां सदस्य घोषित किया गया है। दोस्तों, आसियान की अगर हम बात करें तो इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना।
इसके 11 मेंबर कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेत्से। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका डायलॉग पार्टनर है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई हैं 12 महीने के करंट अफेयर्स की। इसके अलावा दोस्तों आपको 10,000 से अधिक जीके जीएस की जो टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज है ये मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। दोस्तों ऐप पर आपको बहुत सारी पीडीएफ भी मिलेंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा, अलग से भी मिल जाएगी, पैकेज भी मिल जाएगा, दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ऐप पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।